हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के राउरकेला स्टील प्लांट RSP 2022 पोस्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ACTT 2022। तो फीटर और मशीनिस्ट के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो भी रहेगा और साथ साथ उसका डिस्कशन भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये कहने के लिए 100 क्वेश्चंस हैं, बट इसमें 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस रहने वाले हैं सभी मिलाकर, यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो सभी मिलाकर इसमें 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये मैराथन क्लास फर्स्ट रहने वाला है। और अगर फ्रेंड्स आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने खजाना वीडियो के नाम से एक वीडियो बना रखा है जो कि सभी ट्रेडों के लिए है, और यहाँ से 5 से 6 नंबर आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, और ये सभी ट्रेडों के लिए है। तो इस वाले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखकर ही एग्ज़ाम देने जाएँ। यहाँ सबके क्वेश्चंस आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि टॉपर नहीं बनना है, एग्ज़ाम पास करना है। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को अब डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फीटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि जितने भी सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो भी रहेगा और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो सभी भी रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक मापन उपकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हार्मा फ्लोराइड। यानी कि हार्मा जो फ्लोराइड जो कैलिपर है वो क्या है, तो वो मापन उपकरण नहीं है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हार्माफ्रोडाइट कैलिपर एक मापन उपकरण नहीं है। इस कैलिपर की एक टांग अंदर की ओर मुड़ी रहती है तथा दूसरी नोकदार होती है। इस टांग की सहायता से समानांतर लाइन या किसी गोल शाफ्ट के फेस पर उसका सेंटर ज्ञात किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मैलेट किससे बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हार्डवुड से बना होता है। यानी कि जो मैलेट होता है वो हार्डवुड से बना हुआ होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कैसा है। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मैलेट हार्डवुड से बना होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इनका अधिकतर प्रयोग सीट मेटल के कार्यों के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, तो इनका प्रयोग बढ़ई के कार्यों के लिए भी किया जाता है। ये जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये जो दोनों पॉइंट जो दिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में वह छेनी है, यानी कौन सी छेनी है जिससे कोने पर पदार्थ को वर्गन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं,
जैसे डायमंड छेनी का प्रयोग पदार्थ के कोने पर वर्गन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है, डायमंड पॉइंट छेनी की कटिंग एज का आकार नुकीला तथा चौकोर हीरे के समान होता है। अगला इसका पॉइंट है, इसके नुकीले पॉइंट से भी ग्रुप्स काटे जा सकते हैं। अगला इसका पॉइंट है, इस छेनी का प्रयोग आयताकार ग्रुप के कोने यानी कि आयताकार ग्रुप के कोने शार्प करने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कीवे एवं ग्रुप्स को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन वी फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कीवे एवं ग्रुप्स को काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, क्रॉस कट चीजल के कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 mm तक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बड़े व्यास के वृत्त या आर्क के लेखन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बीम कंपास का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो ये इसरो टेक्नीशियन वी फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बड़े व्यास के वृत्त या आर्क लेखन के लिए बीम कंपास का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। श्रृंखला ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस चीजल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वेब चीजल का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। और ये जो है ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे श्रृंखला ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए वेब चीजल का उपयोग किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है, यह चीजल प्रायः आयताकार आकार की होती है, जिसका कटिंग एज इस प्रकार बना होता है कि इसका प्रयोग चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चीजल में कर्तन कोर कार्य में प्रवेश नहीं करता और फिसल जाता है यदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्लियरेंस एंगल इज लो, यानी कि क्लियरेंस जो एंगल जो होता है वो निम्न होता है यानी कि चीजल में कर्तन कोण कार्य में प्रवेश नहीं करता और फिसल जाता है यदि क्लियरेंस कोण निम्न हो। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो इसरो टेक्नीशियन वी फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चीजल में कर्तन कोर कार्य में प्रवेश नहीं करता और फिसल जाता है यदि जो क्लियरेंस जो कोण है वो निम्न हो। अगला इसका पॉइंट है, चीजल प्रायः हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, जिसको हम HCS भी ऐसे करके लिखते भी हैं। अगला इसका पॉइंट है, इसके कटिंग एज से लगभग 25 से 35 mm तक के भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है, इसकी बॉडी प्रायः षष्ठभुज आकार की होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चीजल में कर्तन उत्तरोत्तर बढ़ता है यदि।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लियरेंस एंगल इज हाई, यानी कि जो क्लियरेंस एंगल जो है वो ऊंचे हो। यानी कि चीजल में कर्तन जो होता है, यानी कि चीजल में कर्तन उत्तरोत्तर बढ़ता है यदि उसका जो क्लियरेंस जो कोण होता है, यानी क्लियरेंस जो एंगल होता है वो उच्च होता है तब। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि चीजल में कर्तन उत्तरोत्तर बढ़ता है यदि अस्पर्शी कोण यानी कि क्लियरेंस एंगल ऊंचे हो। अगला इसका जो पॉइंट है वो है क्लियरेंस एंगल प्रायः जॉब और कटिंग टूल के बीच में क्लियरेंस देने के लिए बनाया जाता है। अगला इसका पॉइंट है इससे कार्य क्रिया करते समय केवल टूल का कटिंग एज ही जॉब को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डॉवेल पिनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हिडन फास्टनिंग के लिए किया जाता है। किसका, तो डॉवेल पिनों का उपयोग। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डॉवेल पिनों का उपयोग हिडन फास्टनिंग के लिए किया जाता है। इसको गाइड पिन भी कहते हैं। डॉवेल पिन डाई के एक भाग में स्थिर रहती है, वह दूसरे भाग को निश्चित स्थान पर आने के लिए गाइड करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मेटिंग टेपर के अंतिम फिट की जांच के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पार्सियन ब्लू का। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2020 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्सियन ब्लू का उपयोग मेटिंग टेपर के अंतिम फिट की जांच के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वेधन के समय छिद्र के केंद्र को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त हस्त उपकरण निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सेंटर पंच। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2020 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वेधन के समय छिद्र के केंद्र को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त हस्त उपकरण सेंटर पंच है। यह कास्ट स्टील का बना होता है। इसके पॉइंट को 90 डिग्री पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन प्लेट का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्क होल्डिंग, यानी कि वर्क को पकड़ना कौन प्लेट का उद्देश्य है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2020 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कौन प्लेट का उद्देश्य जॉब को पकड़ना है, किनारे के समानांतर पर रेखाएं चिन्हित करना है। अगला इसका पॉइंट क्या है, तो कौन प्लेट जो होता है वो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, यानी कि जो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन या स्टील से बनाई जाती है। अगला इसका पॉइंट है कौन प्लेट में आयताकार चूड़ियाँ बनी होती है। अगला इसका पॉइंट है कौन प्लेट ग्रेड 1 तथा ग्रेड 2 में पाई जाती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
मशीनिंग के बाद जॉब के हाई स्पॉट को निकालने में उपयोगी हस्त उपकरण का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्क्रैपर। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2020 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मशीनिंग के बाद जॉब के हाई स्पॉट को निकालने में स्क्रैपर का उपयोग हस्त उपकरण है, उपयोगी हस्त उपकरण है। स्क्रैपर हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और इनकी कर्तन धार को कठोर तथा टेम्पर कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लघु वायु अंतराल और क्लियरेंस को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला गेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फीलर गेज। यानी कि स्मॉल एयर गैप्स और क्लियरेंस को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो गेज है वो कौन सा है, तो फीलर गेज है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अब जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फीलर गेज के द्वारा मैचिंग पार्ट्स के मध्य वायु अंतराल और क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए बारी बारी से फीलर गेज रखकर साइज की माप ली जाती है। फीलर गेज के द्वारा आपस में फिट हुए पार्टों के मध्य बनी झिरियाँ यानी कि स्लॉट की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ग्रिपिंग नट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लायर्स जो संकीर्ण और निचले जगहों पर लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नोज प्लायर्स, यानी कि नासिका प्लायर्स का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रिपिंग नट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लायर्स जो संकीर्ण और निचले जगहों पर लगे होते हैं उन्हें नासिका यानी कि नोज प्लायर्स कहते हैं। यह प्लायर्स अपनी लंबी आकार के कारण छोटे क्षेत्रों में पहुंचने के लिए उपयोगी होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निचले स्थानों में माउंटेड बोल्ट को घुमाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्पैनर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बॉक्स स्पैनर का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बॉक्स स्पिनर का प्रयोग निचले स्थानों में माउंटेड बोल्ट को घुमाने के लिए किया जाता है। इस स्पिनर के दोनों सिरे बेलन के आकार का होता है, जिसके अंदर नट बोल्ट फिट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बड़े व्यास के पाइपों को घुमाने के लिए इस्तेमाल होने वाला रिंच है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चेन रिंच का उपयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? तो बड़े व्यास के पाइपों को घुमाने के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट में। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि चेन रिंच में एक रोलर चेन और एक लंबे टेपर हैंडल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग
बड़े व्यास वाले पाइपों को पकड़ने या ग्रिप करने के लिए किया जाता है। इसकी क्षमता 50 से 150 mm वाले पाइप को पकड़ने की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसके लिए कोन पट्टिका पर स्लॉट प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समायोजित बोल्टों को क्लैंप करने, यानी कि समायोजित बोल्टों को क्लैंप करने के लिए कोन पट्टिका पर स्लॉट प्रदान की जाती है। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन विद फीटर 2018 तीसरा शिफ्ट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को, जैसे कि समायोजित बोल्टों को क्लैंप करने के लिए कौन पट्टिका पर स्लॉट प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पतली चादरों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हस्त औजार को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्नाइपर का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो इसरो टेक्नीशियन विद फीटर 2016 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पतली चादरों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हस्त औजार को स्नैपर कहा जाता है। यह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इनके कर्तन किनारों को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इसके कटिंग ब्लेड के किनारों को लगभग 80 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एल्युमिनियम के लिए छेनी का बिंदु कोण कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 30 डिग्री होता है। और ये क्वेश्चन जो है ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम के लिए छेनी का जो बिंदु कोण होता है वो 30 डिग्री होता है। अब फ्रेंड्स हम प्रैक्टिस सेट सेकंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फिटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्लग गेज के गो साइड का जो डायमीटर होता है वो किसके समान होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉब के न्यूनतम आकार का होगा, यानी कि मिनिमम साइज ऑफ जॉब। अब देख लेते हैं कि ये कौन सा एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे प्लग गेज के गो साइड का डायमीटर जॉब के न्यूनतम आकार के समान होंगे या फिर होता है। अगला है, प्लग गेज किसी जॉब की आंतरिक माप, जैसे किसी स्लॉट की चौड़ाई, होल का व्यास आदि को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। निरीक्षण कमरे में गेजों को किस मानक ताप में सुरक्षित रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या उसे सुरक्षित रखा जाता है या फिर रखते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे निरीक्षण कमरे में गेजों को 20 डिग्री सेल्सियस मानक ताप में सुरक्षित रखते हैं। अगला क्या है इसका पॉइंट, तो गेज हाई कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, वेनेडियम स्टील आदि धातुओं से बनाए जाते हैं, यानी कि इन तीनों से बनता है कौन, तो गेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड।
एक निर्देश गेज यानी कि निर्देश गेज यानी कि रेफरेंस गेज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रेफरेंस गेज बोलते हैं। तो एक रेफरेंस गेज की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी होती है या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.001 mm होता है। और ये जो प्रश्न है ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक निर्देश गेज यानी कि रेफरेंस गेज की परिशुद्धता 0.001 mm होती है। अगला इसका पॉइंट है, इन गेजों का उपयोग निरीक्षण गेज की सूक्ष्मता को चेक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्लिप गेज की कठोरता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 63 HRC के ऊपर होना चाहिए। किसका कठोरता, तो स्लिप गेज की कठोरता। और ये जो प्रश्न है ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्लिप गेज की कठोरता 63 HRC के ऊपर होनी चाहिए। अगला है, स्लिप गेज का प्रयोग परिशुद्ध लंबाई मापन में तथा सूक्ष्ममापी व अन्य गेजों की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी के निरीक्षण में किया जाता है। अगला पॉइंट है, स्लिप गेज टूल स्टील के बनाए जाते हैं या फिर बनते हैं। यानी कि जो स्लिप गेज होता है वो किस धातु का बना हुआ होता है, तो टूल स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक छिद्र के किसकी जांच करने के लिए नो गो प्लग जो प्रमापी होता है यानी कि जो प्लग गेज होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अपर लिमिट यानी कि ऊपरी स्तर। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक छिद्र के ऊपरी स्तर यानी कि अपर लिमिट की जांच करने के लिए नो गो प्लग मापी यानी कि प्लग गेज का उपयोग किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है, सीमा प्लग गेज में 2 सिरा होता है। कौन कौन सा होता है, एक सिरा गो होता है तथा दूसरा जो सिरा होता है वो नो गो होता है। अगला इसका पॉइंट है, प्लग गेज की गो साइड जो होता है, गो साइड का जो व्यास जॉब के न्यूनतम साइज के बराबर होता है। यानी कि जो प्लग गेज जो होता है उसका जो गो सिरा होता है गो साइज का वो क्या होता है, तो जॉब के जो न्यूनतम जो साइज होता है उसके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बेलनाकार पृष्ठ पर किस प्रकार के पृष्ठीय मापी का उपयोग किया जाता है। पृष्ठीय मापी मतलब सरफेस गेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सीटों की मोटाई के मापन हेतु कौन से गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो सीटों की मोटाई मापन के लिए। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सीटों की मोटाई के मापन हेतु वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। वायर गेज में एक गोल या आयताकार स्ट्रिप के परिधि पर भिन्न भिन्न स्लॉट्स कटे होते हैं। ये स्लॉट्स भिन्न भिन्न साइजों के होते हैं। प्रत्येक स्लॉट्स पर उसका
साइज लिखा हुआ होता है। वायर गेज का प्रयोग तार की मोटाई चेक करने के लिए भी किया जाता है। यानी कि दो कामों में इसका वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। एक तो सीटों की मोटाई, दूसरा तार की मोटाई, दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक पेंच या बोल्ट में प्रति इंच चूड़ी की संख्या को किससे जांच किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्क्रू पिच गेज से। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। कौन सा शिफ्ट में? तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक पेंच या बोल्ट में प्रति इंच चूड़ी की संख्या को पेंच यानी कि स्क्रू पिच गेज द्वारा जांचा जाता है। यह कार्बन स्टील की पत्तियों का बना होता है। यानी कि ये जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो कार्बन स्टील की पत्तियों का बना हुआ होता है। प्रत्येक ब्लेड पर थ्रेड पिच अंकित की गई होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित टूल का प्रयोग जॉब को मशीन स्पिंडल से केंद्रित करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सरफेस गेज का। अब देख लेते हैं कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गेज का प्रयोग मशीन स्पिंडल से टूल को केंद्रित करने के लिए किया जाता है या फिर होता है। अगला इसका पॉइंट है सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके साथ दो सिरों वाला स्क्राइबर लगा होता है या फिर रहता है। अगला इसका पॉइंट है सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग एवं चेकिंग टूल है। इसे मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पृष्ठीय मापी यानी कि सरफेस गेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मार्किंग टूल। यानी जो सरफेस जो गेज है वो कैसा टूल है? तो ये मार्किंग टूल है। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट दिया गया उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पृष्ठीय प्रमापी यानी कि सरफेस गेज एक अंकन औजार यानी कि मार्किंग टूल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वायर का सर्वोत्तम आकार है जो थ्रेड ग्रूव में रखे जाने पर किससे संपर्क करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रभावी व्यास से संपर्क करेगा। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे वायर का सर्वोत्तम आकार है जो थ्रेड ग्रूव में रखे जाने पर प्रभावी व्यास से संपर्क करेगा। वायर गेज की सहायता से किसी तार की मोटाई तथा चादर की मोटाई को मापा जाता है। वायर गेज में नंबर अधिक होने पर मोटाई कम होता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्क्रू पिच प्रमापी यानी कि स्क्रू पिच गेज से ज्ञात किया जाता है, यानी क्या ज्ञात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थ्रेड पिच ज्ञात किया जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्क्रू पिच प्रमापी यानी कि स्क्रू पिच गेज से चूड़ी पिच ज्ञात किया जाता है।
स्क्रू पिच प्रमापी का प्रयोग चूड़ियों के कोण, गहराई, पिच आदि को चेक किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है, एक चूड़ी के केंद्र से दूसरे चूड़ी के केंद्र यानी कि सेंटर तक के बीच की जो दूरी होती है उसी को पिच कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सामान्य वर्कशॉप अनुप्रयोगों के उद्देश्य के लिए स्लिप प्रमापी के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक्यूरेसी या ग्रेड सेकेंड। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सामान्य वर्कशॉप अनुप्रयोगों के उद्देश्य के लिए ग्रेड सेकेंड वाले स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। इसे वर्कशॉप ग्रेड भी कहा जाता है। इस गेज की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी ±0.45 से ±800 तक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। त्रिज्या प्रमापी का प्रयोग यानी कि रेडियस गेज का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो एक तो आंतरिक त्रिज्या यानी कि इंटरनल रेडियस, दूसरा बाह्य त्रिज्या यानी कि एक्सटर्नल रेडियस। दोनों के लिए हम किसका उपयोग या प्रयोग करते हैं। तो त्रिज्या प्रमाप यानी कि रेडियस गेज का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेडियस गेज का प्रयोग बाह्य यानी कि एक्सटर्नल तथा आंतरिक यानी कि इंटरनल रेडियस को चेक करने के लिए किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है, रेडियस गेज को फीलेट गेज भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियस गेज को बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्टील यानी कि धातु की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ग्रेड सेकेंड स्लिप गेज का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्कशॉप बाई ऑपरेटर यानी ऑपरेटर द्वारा वर्कशॉप में इसका उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2020 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ग्रेड सेकेंड स्लिप गेज का प्रयोग कार्यशाला में सामान्य कार्यों के ऑपरेटर द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे वर्कशॉप ग्रेड भी कहा जाता है। अब कुछ ग्रेड्स दिया गया है जिसको कौन से नाम से जानते हैं। जैसे ग्रेड 1 जो स्लिप गेज है इसको क्या बोलते हैं। तो इंस्पेक्शन ग्रेड के नाम से जानते हैं। ग्रेड जो 0 है स्लिप गेज इसको कैलिब्रेशन ग्रेड के नाम से जानते हैं। अगला है ग्रेड 00 जो स्लिप गेज है उसको रेफरेंस ग्रेड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्लग गेज का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आंतरिक आयाम की तुलना के लिए किसका उपयोग होता है। तो जो प्लग गेज होता है इसका उपयोग होता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2020 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित चित्र में दिए गए उपकरण को पहचानिए। यानी कि ये जो चित्र जो दिया गया है इसको देखकर आपको बताना है ये कौन सा उपकरण है, यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फीलर गेज। ये कौन सा उपकरण दिया गया है। तो ये फीलर गेज का फिगर दिया गया है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है।
अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चित्र में फीलर गेज उपकरण दर्शाया गया है। दूसरा इसका पॉइंट है फीलर गेज द्वारा मैचिंग पार्ट्स के मध्य जो अंतराल होता है यानी जो गैप होता है उसको ज्ञात करने के लिए बारी बारी से फीलर गेज रख कर साइज की माप ली जाती है। फीलर गेज को थिकनेस गेज या थिकनेस गेज के नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? तो फीलर गेज को। यानी इसका दो नाम है, एक तो फीलर गेज है, दूसरा थिकनेस गेज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, टेपर वलय गेज यानी कि टेपर रिंग गेज। तो टेपर रिंग गेज को किससे मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी किसको मापने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक्सटर्नल टेपर। यानी जो टेपर गेज होता है उससे एक्सटर्नल टेपर जो टेपर होता है उसको ज्ञात किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टेपर रिंग गेज का प्रयोग टेपर के बाह्य व्यास तथा इसकी यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है गो तथा नो गो साइजों की जो पहचान होती है उसके लिए इस गेज के छोटे सिरे पर प्रायः एक स्क्राइब्ड लाइन या एक स्टेप ग्राइंड कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, माप विज्ञान अनुभाग में मानक तापमान कितना केल्विन पर गेजों को रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 293 यानी कि 293.15 केल्विन पर इसे रखा जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे माप विज्ञान अनुभाग में मानक जो तापमान होता है वो केल्विन में कितना होता रखा जाता है, मतलब किसी गेज को तो 293.15 केल्विन पे रखा जाता है। और सेंटीग्रेड पे कितना रखा जाता है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। और ये जो सेंटीग्रेड है ये वाला जो क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है कि गेज को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है मेट्रोलॉजी लैब में। और ये जो होता है जो केल्विन वाला है ये भी पूछा ही जाता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, स्लिप गेज। स्लिप गेज को किसके द्वारा असेंबल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिंगिंग। यानी जो स्लिप गेज होता है उसको रिंगिंग के द्वारा असेंबल किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्लिप गेजों को रिंगिंग के द्वारा असेंबल किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है गेज ब्लॉक की दो विपरीत सतह परिष्कृत या यथार्थ होती है। दो गेज ब्लॉक की समतल सतह को पहले सावधानीपूर्वक साफ कर एक दूसरे पर रखकर थोड़ा सा दबाव डालकर रगड़ कर आपस में आसंजित करने की जो क्रिया जो होती है उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को रिंगिंग कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम प्रैक्टिस सेट थर्ड को डिस्कस करेंगे जिसमें कि फिटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। इंजीनियर स्पाती रूल का अल्पतमांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.5 mm होता है। किसका? तो जो इंजीनियर जो स्पाती जो होता है उसका, यानी कि इंजीनियर स्पाती जो रूल होता है उसका जो अल्पतमांक जो होता है यानी कि जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, तो 0.5 mm होता है। अब देख लेते हैं कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी
फीटर 2019 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं इसका जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इंजीनियर इस्पाती रूल का अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट 0.5 mm होती है। दूसरा क्या है, तो बहुधा रूल बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील या हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, तो स्टील रूल जो है वो क्या है, तो प्रत्यक्ष मापन यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट या फिर उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक स्टील रूल के बारे में कौन सा सही कथन है, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक जो ऑप्शन जो है वो सही है और बाकी 3 गलत है, तो जो सही है उसको आपको ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सीधा रीडिंग मापन उपकरण यानी कि डायरेक्ट रीडिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। यानी कि जो स्टील जो रूल होता है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये क्वेश्चन जो है ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2020 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्टील रूल प्रत्यक्ष रीडिंग मापन उपकरण है। इसे स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील को हार्ड व टेम्पर करके बनाते हैं या फिर बनाए जाते हैं। इसके द्वारा कम से कम 0.5 mm अथवा 1/64 इंच की लंबाई मापी जा सकती है। किसके द्वारा, तो स्टील रूल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। टीआईजी वेल्डिंग के लिए सामान्य उपयोग किया जाने वाला गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्गन। यानी कि टीआईजी वेल्डिंग के लिए सामान्य उपयोग किया जाने वाला जो गैस है वो कौन सा है, तो आर्गन गैस है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है, तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंजीनियर्स स्टील रूल के रीडिंग परिशुद्धता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.5 mm है। यानी कि इंजीनियर्स स्टील रूल के जो रीडिंग जो परिशुद्धता है वो कितना है, तो 0.5 mm है यह होता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है, तो ये UPRB UNL फीटर 2021 में पूछा गया हुआ प्रश्न है और इसरो टेक्नीशियन प्लम्बर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब इम्पॉर्टेंट्स जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग स्टील रूल के रीडिंग की जो परिशुद्धता होती है वो 0.5 mm तक होती है। एक स्टील रूल अधिक बहुमुखी होता है। इसका प्रयोग ज्यामिति, तकनीकी, ड्राइंग, मुद्रण आदि में दूरी मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुवृत्तों को विन्यास करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रेमल है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है, तो ये इसरो टेक्नीशियन बी 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ट्रेमल का प्रयोग बड़े साइज के वृत्त व चाप की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसका है ये 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो ट्रेमल के स्क्राइबर तेज धार वाले होने चाहिए। अगला क्या है, तो अगला है ट्रेमल को जंग से बचाने के लिए समय समय पर तेल या ग्रीस लगाना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
साक्षी निशान बनाने के लिए इस छिद्रित का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 60 डिग्री प्रिक पंच का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो साक्षी निशान बनाने के लिए। अब देख लेते हैं कि कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस जो इसका पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि साक्षी निशान यानी कि विटनेस मार्क्स। तो विटनेस जो मार्क्स है उसके बारे में देख लेते हैं। तो बनाने के लिए यानी कि साक्षी निशान बनाने के लिए 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है या फिर करते हैं। अगला क्या है? तो प्रिक पंच कम लंबाई का पंच होता है, यानी कि जो प्रिक पंच होता है वो उसका जो लंबाई होता है वो कम होता है। यह उच्च कार्बन स्टील से बनाया जाता है, यानी कि ये किस मटेरियल से बनाया जाता है? तो ये उच्च कार्बन स्टील से बनाया जाता है, यानी कि हाई कार्बन स्टील से। अगला पॉइंट इसका क्या है? तो 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का उपयोग डिवाइडर को सही स्थिति में रखने के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अंकित लाइन के साथ सुविधाजनक अंतरालों में छिद्रित चिन्ह लगाते हुए स्थिर चिन्ह लगाने को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि साक्षी चिन्ह यानी कि विटनेस मार्क्स कहते हैं। और ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है? तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अंकित लाइन के साथ सुविधाजनक अंतरालों में छिद्रित चिन्ह लगाने को साक्षी चिन्ह कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। छिद्र में से डॉवेल तथा रिवेट को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पिन पंच का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो छिद्र में से डॉवेल तथा रिवेट को बाहर निकालने के लिए हम पिन पंच का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन सा एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि छिद्र में से डॉवेल तथा रिवेट को बाहर निकालने के लिए पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है इस पंच का प्रयोग मार्किंग के लिए नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बड़ी त्रिज्या का निर्माण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रेमल का। यानी कि बहुत बड़ी त्रिज्या का निर्माण करने हेतु ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी त्रिज्या के निर्माण हेतु ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। इसमें 15 से 50 सेंटीमीटर लंबी एक स्टील की रॉड पर 2 खिसकने वाले हेड होते हैं जिनका निचला सिरा नुकीला होता है। क्लैंपिंग नट की सहायता से स्लाइडिंग हेड को किसी भी स्थान पर क्लैंप किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ट्रेमल का क्या उपयोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बड़े वृत्त को बनाना, यही ट्रेमल का उपयोग है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी 2020 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ट्रेमल का उपयोग बड़े वृत्त को बनाने में होता है तथा ट्रेमल का उपयोग चाप की मार्किंग में भी किया जाता है।
ये 15 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। ट्रेमल के स्क्राइबर तेज धार वाले होने चाहिए। तो आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वैधि पंच यानी कि प्रीक पंच। प्रीक पंच का कोण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30 डिग्री का। यानी कि जो प्रीक पंच जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वेधी पंच यानी कि प्रीक पंच का कोण कितना होता है? तो 30 डिग्री का होता है। प्रीक पंच कम लंबाई का होता है। यह उच्च कार्बन स्टील यानी कि हाई कार्बन स्टील से बना होता है। इसका कोण बहुत कम होने से डिवाइडर की नोक को बहुत यथार्थ स्थिति प्राप्त है। इसका उपयोग सतह पर वक्र खींचने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। खोखले पंच का प्रयोजन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पतले धात्विक चमड़े या कठोर फलक के सीटों में छिद्र लगाना, यही इसका प्रयोजन है। किसका? तो खोखले पंच का, यानी कि हॉलो पंच इसे कहते हैं। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। कौन से शिफ्ट में? तो ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि खोखले पंच यानी कि हॉलो पंच का प्रयोग पतले धात्विक चमड़ा या कठोर फलक के सीटों में छिद्र लगाने के लिए किया जाता है। ये पंच अंदर से खोखले होते हैं, यानी कि नाम से पता चल रहा है कि हॉलो पंच या खोखले पंच। इसके पॉइंट पतले भाग की परिधि को चारों ओर से ग्राउंड करके धारदार बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसके साथ आमतौर पर मापन को विभाजनी पर सेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इस्पात माप यानी कि स्टील रूल। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन वी फीटर 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्क्राइबर से निर्मित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाई कार्बन स्टील से। यानी कि जो स्क्राइबर जो होता है वो बेसिकली किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। जैसे कि स्क्राइबर एक मार्किंग औजार है, यानी कि जिसे मार्क किया जाता है, यानी कि मार्किंग, जिसका प्रयोग धातु की सतहों पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, यानी कि हाई कार्बन स्टील यानी HCS, कहीं कहीं ये भी लिखा होता है। तो ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हार्माफ्रोडाइट कैलिपर को यह भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑर्डले कैलिपर कहा जाता है। यानी कि जो हार्माफ्रोडाइट जो कैलिपर होता है उसे ऑर्डले कैलिपर भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। शिफ्ट सेकंड यानी कि दूसरे शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हार्माफ्रोडाइट कैलिपर की एक टांग अंदर की ओर मुड़ी रहती है
तथा दूसरी नोकदार होती है। इस टांग की सहायता से समानांतर लाइन या किसी गोल शाफ्ट के फेस पर उसका सेंटर ज्ञात किया जा सकता है। इसे जेनी कैलिपर या ऑडलेग कैलिपर या लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी कहा जाता है। यानी इसका 3 नाम है, एक तो जेनी कैलिपर है, एक तो ऑडलेग कैलिपर है, और इसका तीसरा नाम क्या है, तो लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वर्कपीस में चिन्हन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो वर्कपीस में चिन्हन के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो प्लम्बर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि वर्कपीस में चिन्हन के लिए स्क्राइबर उपयोग किया जाता है, यानी कि स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है। अगला इसका पॉइंट क्या है, तो स्क्राइबर यानी कि स्क्राइबर के बारे में देख लेते हैं। तो इसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइन खींचने के लिए किया जाता है। यह टूल स्टील की एक तार का बना होता है, यानी कि जो स्क्राइबर जो होता है वो टूल स्टील का बना हुआ होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो आमतौर पर 150 mm से 200 mm तक होती है। किसकी? तो स्क्राइबर की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मार्किंग टेबल को किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेनाइट का बनाया जाता है। यानी जो मार्किंग जो टेबल होता है उसको ग्रेनाइट के द्वारा बनाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है, और UPRB UNL फीटर 2021 में भी पूछा गया है, और इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2016 में भी पूछा गया है। यानी कि 3 एग्जाम्स में ये पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यह मेज फिटिंग शाला के लिए महत्वपूर्ण है तथा यह दृढ़ माप की होती है और 4 टांगों पर टिकी होती है। इसका ऊपरी पृष्ठ मशीन द्वारा समतल बनाया जाता है और किनारे चौकस यानी कि फ्लैट, चौरस यानी कि फ्लैट करके 90 डिग्री पर रखे जाते हैं। इस मेज यानी कि इस मेज का उपयोग बड़े कार्यों के चिन्हन के लिए किया जाता है, यानी किसका? तो मार्किंग टेबल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अंकन चाकू का प्रयोग बताएं। यानी कि अंकन चाकू का मतलब हुआ मार्किंग नाइफ, यानी कि जो मार्किंग जो नाइफ है इसका प्रयोग आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंकन एवं खुरचने हेतु प्रयुक्त। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो अंकन और खुरचने के लिए, यानी कि मार्किंग एंड स्क्राइबिंग के लिए। अब देख लेते कुछ पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि पहले ये देख लेते हैं कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अंकन चाकू का प्रयोग अंकन एवं खुरचने दोनों के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भीतरी कैलिपर यानी कि इनसाइड कैलिपर का अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.5 mm होता है। यानी कि जो इनसाइड जो कैलिपर होता है इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.5 mm होता है। और ये जो प्रश्न है ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि भीतरी कैलिपर यानी कि इनसाइड कैलिपर का अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है। अगला इसका पॉइंट क्या है? तो भीतरी कैलिपर यानी कि इनसाइड कैलिपर का प्रयोग स्लॉट की चौड़ाई या भीतरी व्यास की माप लेने में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी बोर का व्यास, ग्रुप्स की चौड़ाई आदि। अगला क्या है?
तो जो इनसाइड जो कैलिपर है यानी कि जो भीतरी कैलिपर है वो 75, 100, 150, 200 और 300 mm के साइज में मिलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जैनी कैलिपर को भी कहा जाता है, यानी जो जैनी कैलिपर होता है उसको क्या और यानी कि और किस नाम से जाना जाता है, उसको और क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से जाना जाता है, यानी कि विषम भुज कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो जैनी कैलिपर को। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। कौन सी शिफ्ट में? तो 3rd शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जैनी कैलिपर को विषम भुज कैलिपर भी कहा जाता है। इस कैलिपर की एक टांग अंदर की ओर मुड़ी रहती है तथा एक सीधी टांग रहती है। इस टांग की सहायता से जॉब पर समानांतर रेखाएं खींची जाती है तथा किसी गोल शाफ्ट के फेस पर उसका सेंटर मालूम किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स हम प्रैक्टिस सेट 4th को डिस्कस करेंगे, जैसे कि फिटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कोणीय संपर्क बॉल बियरिंगों की अभिकल्पन को लेने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अक्षीय प्ररोध तथा त्रिज्यीय भार को लेने के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कोणीय संपर्क बॉल बियरिंगों यानी कि एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग की अभिकल्पन अक्षीय प्रनोद तथा त्रिज्यीय भार को लेने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उपस्कर का नाम बताएं जिसके द्वारा भारी लोड को उत्तोलक प्रभाव द्वारा उठाया या खिसकाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रोबार। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे क्रोबार एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है जिसके द्वारा भार को उठाया व खिसकाया जाता है। यह साधारणतः मध्य कार्बन इस्पात यानी कि मीडियम कार्बन स्टील, पिटवा लोहा, टाइटेनियम आदि का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रिक छेदक यानी कि प्रिक पंच का बिंदु कोण जिसे हल्के छेद चिन्ह को बनाने हेतु उपयुक्त होता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 30 डिग्री का है। यानी कि बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रिक पंच होता है उसका कोण कितना होता है, तो वो 30 डिग्री होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है और मझगांव फीटर 2013 में भी पूछा गया हुआ प्रश्न है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि प्रिक पंच भी सेंटर पंच की भांति ही होता है, परंतु इसका जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 100 mm होती है, यानी जो प्रिक पंच होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 100 mm होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ट्राइंग प्लेन का उपयोग बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
यानी कि सही एवं सीधे सतह के उत्पादन हेतु ट्राइंग प्लेन का उपयोग करते हैं। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रिवेट प्लेन का उपयोग बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिवेटों का नियोजन एवं मृदुलन हेतु प्रयुक्त। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, युग्मन रुखानी का उपयोग बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह सभी युग्मन कार्य के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, जैसे कि जोड़ों का परिष्करण। और ये जो क्वेश्चन है ये डीआरडीओ मशीनिस्ट 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है और इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे युग्मनक छेनी सभी हल्के युग्मन कार्य के लिए अत्यधिक उपयोगी है, जैसे जोड़ों का परिष्करण, तख्तों के खांचों की सफाई करने, लंबी व समतल सतहों को बनाने तथा आकार देने में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वेवेल एज फॉर्मर चीजल को किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोना व संधियों को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब देख लेते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेवेल एज फार्मर चीजल कोना व संधियों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर, यानी किसके मापन हेतु ट्राई स्क्वायर प्रयुक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समकोण, यानी कि राइट एंगल, यानी कि समकोण के मापन हेतु ट्राई स्क्वायर का प्रयुक्त करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। समकोण यानी कि राइट एंगल के मापन हेतु ट्राई स्क्वायर प्रयुक्त करते हैं। अगला इसका पॉइंट है ट्राई स्क्वायर एक चेकिंग टूल है जिसकी सहायता से हम कालखंड की दो सतहों पर समकोण की परख करते हैं। इसके द्वारा सतह की समतलता की भी जांच की जाती है। अगला इसका पॉइंट है इसका प्रयोग कालखंड की मार्किंग करते समय समानांतर तथा लंबवत रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मशीनीकृत या फाइल किए सतह के स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए प्रयुक्त यथार्थता उपकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्राई स्क्वायर। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मशीनीकृत या फाइल किए गए सतह के स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए प्रयुक्त यथार्थ उपकरण ट्राई स्क्वायर है। अगला इसका पॉइंट है इसमें एक इस्पात की ब्लेड तथा ढलवा लोहे का स्टॉक होता है। किसमें? तो ट्राई स्क्वायर में। अगला इसका पॉइंट है ब्लेड
तथा स्टॉक परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाने हेतु रिवेटों द्वारा जुड़े होते हैं। अगला इसका पॉइंट है, ब्लेड की लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गुनिया को, यानी कि गुनिया को क्या बोलते हैं, तो ट्राई स्क्वायर ही बोलते हैं इसको हिंदी में। तो गुनिया को किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सतहों के वर्गता को जांचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो गुनिया का उपयोग करते हैं। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट में। अब जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ट्राई स्क्वायर यानी कि गुनिया एक चेकिंग टूल है जिसकी सहायता से हम कालखंड की दो सतहों पर समकोण तथा वर्गता की जांच करते हैं। इसका प्रयोग कालखंड की मार्किंग करते समय समानांतर तथा लंबवत रेखा खींचने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कॉम्बिनेशन सेट एक यंत्र है जिसमें होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा होता है इसमें। तो एक होता है सेंटर हेड होता है, एक वेबल प्रोटेक्टर होता है, एक स्क्वायर हेड होता है, यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन में दिए गए ये तीनों होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन सेट मशीन शॉप या फिटिंग शॉप का अत्यंत उपयोगी उपकरण है। इसमें 3 भाग होते हैं, एक स्क्वायर हेड होता है, दूसरा प्रोटेक्टर हेड होता है, तीसरा सेंटर हेड होता है। इसमें प्रयोग होने वाले स्टील रूल में मार्किंग की पिछली सतह पर एक ग्रूव बना होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक तार या चादर की मोटाई को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला गेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वायर गेज। यानी कि जो तार गेज यानी कि जो वायर गेज होता है उससे क्या किया जाता है, तो तार की जो चादर होता है यानी कि जो तार होता है या फिर जो चादर होता है इन दोनों की मोटाई मापने के लिए इसी गेज का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वायर गेज में एक गोल या आयताकार स्ट्रिप के परिधि पर भिन्न भिन्न स्लॉट्स कटे होते हैं। वायर गेज का प्रयोग तार की मोटाई जांचने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा चादर की मोटाई भी जांच की जा सकती है, यानी कि दोनों जांचा जा सकता है, तार की भी मोटाई और चादर की भी मोटाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टॉक। यानी जो स्टॉक है वो कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है। और प्रोटेक्टर हेड है, स्क्वायर हेड है, सेंटर हेड है। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टॉक एक संयोजन सेट का हिस्सा नहीं है। संयोजन सेट का प्रयोग जॉब के कोण को मापने में गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। इसके 3 भाग, इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक है स्क्वायर हेड है, एक प्रोटेक्टर हेड है, एक सेंटर हेड है।
अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में प्रदान नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वर्नियर स्केल। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग एक जॉब पर किए हुए विभिन्न ऑपरेशनों की जांच तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है इसकी बनावट में एक रूल, एक स्क्वायर हेड, एक सेंटर हेड तथा एक प्रोटेक्टर हेड होता है। अगला इसका पॉइंट है कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग स्टील रूल की तरह किसी कोण की मार्किंग और चेकिंग के लिए और किसी गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक ट्राई स्क्वायर के मापन की यथार्थता करीब कितना प्रति 10 लंबाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 0.002 है। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ट्राई स्क्वायर के मापन की यथार्थता करीब 0.002 प्रति 10 लंबाई होती है। अगला है ट्राई स्क्वायर द्वारा प्रायः किसी कालखंड की समतलता मापते हैं। अगला है इसकी बनावट में एक ब्लेड तथा दूसरा स्टॉक होता है जो 90 डिग्री पर रिवेट द्वारा जुड़ा रहता है। अगला है ट्राई स्क्वायर का ब्लेड प्रायः हाई कार्बन स्टील यानी कि उच्च कार्बन स्टील से बनाकर हार्ड व टेम्पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जो टेल हेड है ये इसका भाग नहीं है। प्रोटेक्टर हेड है, सेंटर हेड है, स्क्वायर हेड है। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन सेट में 3 भाग होते हैं, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड। और दूसरा इसका पॉइंट क्या है तो जो टेल हेड है ये इसका कॉम्बिनेशन सेट का भाग नहीं है। और क्या है तो यह मशीन यानी कि अब देख लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। जैसे कि यह मशीन शॉप या फिटिंग शॉप का अत्यंत उपयोगी उपकरण है। अगला है कॉम्बिनेशन सेट का साइज स्टील रूल की लंबाई के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कॉम्बिनेशन सेट में निम्नलिखित भाग में से कौन सा नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डायल गेज जो है इसका भाग नहीं होता है। और कौन कौन सा होता है तो एक स्क्वायर हेड होता है, रूल भी होता है, प्रोटेक्टर हेड भी होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। और ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2016 में ये भी पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग जॉब पर किए हुए विभिन्न ऑपरेशन की जांच तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है इसकी बनावट में एक स्केल, एक स्क्वायर हेड, एक सेंटर हेड, एक प्रोटेक्टर हेड होता है। अगला है कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग स्टील रूल की तरह किसी कोण की मार्किंग और जो चेकिंग जो होता है उसके लिए और किसी गोल जॉब की सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
संयोजन सेट का उपयोग बताएं, यानी कि जो कॉम्बिनेशन जो सेट होता है उसका आपको उपयोग बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा इसका उपयोग है। तो एक है लेआउट वर्क में इसका उपयोग होता है, एक मेजरमेंट में होता है, उसके बाद एक चेकिंग एंगल्स में इसका उपयोग होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो संयोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट के बारे में, तो यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें एक ब्लेड पर कटे खांचों में 3 प्रकार के शीर्ष, केंद्र खोजक यानी कि सेंटर फाइंडर, कोण मापक यानी प्रोटेक्टर और वर्ग शीर्ष यानी कि स्क्वायर हेड एक साथ लगे हैं तथा इन्हें आवश्यकता अनुसार सरकाया तथा स्थिर किया जा सकता है या फिर किया जाता है। इसके उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो कोण जांचने में किया जाता है, मापन में किया जाता है, लेआउट कार्य में किया जाता है। और ये जो फोटो जो यानी कि जो फिगर जो दिया गया है किस चीज़ का, तो ये कॉम्बिनेशन सेट का फिगर दिया गया है। यहाँ पर स्क्वायर हेड लगा हुआ है, यहाँ पर प्रोटेक्टर हेड लगा हुआ है और यहाँ पे सेंटर हेड लगा हुआ है। तो अक्सर एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फिगर देकर ये भी पूछा जाता है कि ये निशान लगा कर पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा, मतलब इसका नाम देकर पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है वो क्या है, यानी क्या फिट रहता है, यहाँ पर क्या फिट रहता है। या फिर फिगर देकर ऐसे ही पूछा जाता है कि जो प्रोटेक्टर हेड जो होता है उसके कितने भाग होते हैं, और यहाँ पर इसका जो भाग का जो नाम है उसे हटाकर पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या सही है। तो इसलिए आप इस फिगर को अच्छे से देख लें और समझ लें। आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सतह की वर्गता जांचने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि टू चेक द स्क्वायरनेस ऑफ सरफेस। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ट्राई स्क्वायर का प्रयोग सतह की जो स्क्वायरनेस है उसको जांचने हेतु करते हैं। यह उच्च कोटि के इस्पात की बनी होती है। इसकी जो सहायता से, यानी कि जो ट्राई स्क्वायर होता है उसकी सहायता से किसी किनारे के लंबवत रेखाएं खींची जा सकती है तथा इसका प्रयोग समानांतर व लंबवत रेखाएं खींचने तथा परीक्षण करने में होता है। किसका, तो ट्राई स्क्वायर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय मानकों के अनुसार स्लिप गेज का विशेष समूह प्रयोग किया जाता है जिसमें कौन सा सम्मिलित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 112 खंड क्या होता है, तो 112 खंड जो है वो सम्मिलित होते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन सा एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये DMRC मेंटेनर फीटर 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है और इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय मानकों के अनुसार स्लिप गेज का विशेष समूह प्रयोग किया जाता है जिसमें 112 खंड सम्मिलित होते हैं। मीट्रिक मापों के लिए गेज ब्लॉकों को अलग अलग सेट प्रयोग किए जाते हैं। मीट्रिक प्रणाली का 112 ब्लॉकों वाला सेट अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त 1, 3, 78, 49 ब्लॉकों के सेट भी उपलब्ध हैं। अब फ्रेंड्स हम प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस करेंगे जिसमें कि फिटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने इस खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से हर एक एग्जाम में 5 से 6 नंबर तो पक्के आएंगे ही आएंगे।
इसीलिए एग्ज़ाम से पहले जितने भी सारे खजाना वाला ये जो वीडियो है इन सभी को आप अच्छे से देख लें। तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेल्ड की संलयन की गहराई को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पेनिट्रेशन, यानी कि व्यापन कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन भी फीटर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेल्ड की संलयन की गहराई को पेनिट्रेशन कहते हैं। अगला है, जब वेल्ड मेटल जोड़ की जड़ तक नहीं पहुंच जाता तो वेल्डिंग की पेनिट्रेशन की कमी कहलाई जाती है। अगला है, यह अधिकतर लंबवत या ओवरहेड वेल्डिंग में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में किसको उच्च निर्वात कोष्ठ में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन पुंज वेल्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग को उच्च निर्वात चैम्बर में किया जाता है। अगला है, एक निर्वात पंप यानी कि वैक्यूम पंप के द्वारा पूरे चैम्बर में आवश्यक निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाला संयोग सबसे अधिक तापमान देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होता है वो सबसे अधिक तापमान देता है। अब देख लेते हैं कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला संयोग सबसे अधिक तापमान देता है। अगला इसका पॉइंट क्या है, तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों के अनुपात के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? तो एक है उदासीन फ्लेम, दूसरा क्या है तो कार्बोराइजिंग फ्लेम है, तीसरा क्या है तो तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। यानी कि इन तीनों फ्लेम में क्या किया गया है तो विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन फोर्थ है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्ड में पाश्च ज्वलन से बचने के लिए किस गैस को पहले बंद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एसिटिलीन, यानी कि पहले एसिटिलीन गैस को बंद किया जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। यानी कि जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं और ज़्यादा इजी भी नहीं पूछे जाते, यानी कि मीडियम मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कर्तन में धातु कर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाई प्रेशर ऑक्सीजन, यानी कि उच्च दाब ऑक्सीजन के कारण किया जाता है, यानी कि इसी के द्वारा किया जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑक्सी एसिटिलीन गैस कर्तन में धातु कर्तन उच्च दाब ऑक्सीजन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गैस वेल्डन यानी कि गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किए जाने वाले गैस मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सीजन एसिटिलीन, यानी कि ऑक्सीजन
एसिटिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किए जाने वाले जो गैस मिश्रण है वो कौन सा है, तो ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस है। अब देख लेते हैं कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है, तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया के लिए पूरक धातु अपेक्षित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिरोध वेल्ड, यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है, तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गैस वेल्डर नोजल से बने होते हैं, यानी कि जो गैस वेल्डिंग होता है उसका जो नोजल होता है वो किससे बना हुआ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉपर, यानी कि तांबा से बना हुआ होता है। और ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गैस वेल्डिंग में नोजल कॉपर यानी कि तांबा से बना होता है। वेल्डिंग टॉर्च के द्वारा उचित अनुपात में ईंधन गैस तथा ऑक्सीजन या हवा को मिलाकर एक नोजल के द्वारा फ्लेम तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में साधारणतया किस प्रकार की ज्वाला का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि न्यूट्रल फ्लेम, यानी कि उदासीन ज्वाला का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है, तो ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में साधारणतया उदासीन ज्वाला यानी कि न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। उदासीन फ्लेम में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन की लगभग बराबर मात्राएं एसिटिलीन टॉर्च में मिलाकर जलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थायी रूप में जोड़ने की प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वेल्डिंग। यानी कि जो वेल्डिंग है वो क्या है, तो स्थायी रूप में जोड़ने की प्रक्रिया है वेल्डिंग। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है, तो ये इसरो प्लम्बर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेल्डन यानी कि वेल्डिंग एक स्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया है। वेल्डिंग में दो पार्ट्स को स्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है। वेल्डिंग में दो तरह से जोड़ को लगाया जाता है, जैसे एक फ्यूजन वेल्डिंग और एक प्लास्टिक या दबाव वेल्डिंग यानी कि प्रेशर वेल्डिंग भी इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, टीआईजी वेल्डिंग में परीक्षण यानी कि सील्डिंग कार्य के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल लगभग हर साल पूछा गया हुआ है। 3 साल तो ऐसे ही पूछा गया, आप देख सकते हैं इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2020 में भी पूछा गया हुआ है, फिर इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2015 में भी पूछा गया हुआ है, 2019 में भी पूछा गया हुआ है। यानी कि 3 बार ये पूछा गया हुआ प्रश्न है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भी आई है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लें। अब जो इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टीआईजी वेल्डिंग को टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग यानी कि GTAW भी कहा जाता है। इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इनर्ट गैस के रूप में आर्गन या हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है, इससे AC तथा DC दोनों प्रकार की पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
वेल्डन शीरा तैयारी का प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। कौन कौन सा ये भी देख लेते हैं, जैसे स्क्वायर एज, दूसरा क्या है डबल यू, तीसरा क्या है सिंगल भी। और ये जो है इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। टीआईजी वेल्डिंग के लिए सामान्यतः प्रयुक्त गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्गन, यानी कि जो आर्गन है वो टीआईजी वेल्डिंग के लिए सामान्यतः प्रयुक्त गैस है। और ये जो क्वेश्चन है इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टीआईजी का पूरा नाम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है। टीआईजी वेल्डिंग के लिए सामान्यतः जो आर्गन जो गैस है वो प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आर्ग वेल्डिंग प्रक्रम के दौरान प्रयुक्त धारा का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रत्यावर्ती या दिष्ट धारा। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी वेल्डर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आर्क वेल्डिंग प्रक्रम के दौरान प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। अगला है आर्क वेल्डिंग में करंट की लगातार सप्लाई की आवश्यकता होती है, जो कि आर्क को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में एम्पियर व सही वोल्टेज प्रदान करती है, जिससे जॉब पिघल कर जुड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लेजर वेल्डिंग का सबसे व्यापक अनुप्रयोग किसमें होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी वेल्डर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेज़र वेल्डिंग का सबसे व्यापक अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में होता है। इस विधि में बाल से भी पतले व्यास के स्पॉट पर लेज़र बीम केंद्रित करके धातु को पिघलाया जाता है। यह बीम 1 वर्ग सेंटीमीटर में कई लाख वाट की शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। इस विधि द्वारा तारों का इंसुलेशन खराब किए बिना वेल्डिंग की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वेल्ड अवकीर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक वेल्डिंग त्रुटि, यानी कि अ वेल्डिंग डिफेक्ट है वो। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी वेल्डर 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेल्ड अवकीर्ण एक वेल्डिंग त्रुटि है। अगला इसका पॉइंट है वेल्डिंग के दौरान वेल्ड में कई तरह की कमियां या दोष रह जाते हैं, जैसे जोर का कमज़ोर होना, फ्यूजन की कमी, जोरों में दरारें आना और बीम की सही आकार ना बनना आदि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। धातु मल का घनत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गलित धातु से कम, यानी कि धातु मल का घनत्व गलित धातु से कम है। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन बी वेल्डर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न ऊष्मा यानी कि H जो है को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि I²RT से व्यक्त किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो इसरो टेक्नीशियन बी वेल्डर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न ऊष्मा H को I²RT द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, यानी कि ये एक फॉर्मूला ही है। H बराबर क्या होता है? तो I²RT होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लें। अगला इसका पॉइंट है, वह वेल्डिंग जिसमें करंट के फ्लो के कारण प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा का इस्तेमाल करके दो परस्पर मेटलों को जोड़ा जाता है, प्रतिरोध वेल्डिंग कहलाता है। अगला है प्रतिरोध वेल्डिंग निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सा? तो एक होता है स्पॉट वेल्डिंग होता है, एक सीम वेल्डिंग होता है, एक प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है, एक होता है बट वेल्डिंग होता है और बहुत सारे वेल्डिंग होते हैं यानी कि आदि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वेल्ड धातु में टंगस्टन इलेक्ट्रोड का अग्रभाग गलित तथा निक्षेपित हो तो उसका प्रभाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कंटेमिनेशन इन वेल्ड मेटल यानी कि वेल्ड धातु में संदूषण। अब देख लेते हैं कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो इसरो टेक्नीशियन बी वेल्डर 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेल्ड धातु में टंगस्टन इलेक्ट्रोड का अग्रभाग गलित तथा निक्षेपित हो तो उसका प्रभाव वेल्ड धातु में संदूषण है। अगला इसका पॉइंट है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किया जाता है। यह टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन इस्पात सबसे अधिक वेल्डनीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 0.15% कार्बन स्टील। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी वेल्डर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 0.15% कार्बन इस्पात सबसे अधिक वेल्डनीय है। इस्पात में कार्बन की मात्रा जितना अधिक होता है उसका वेल्डिंग करना उतना ही कठिन होता है। कम कार्बन वाले इस्पात को सरलता से वेल्ड किया जा सकता है या फिर किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेटेड रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने इस खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे और ये सभी ट्रेडों के लिए, इसीलिए इस वाले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख कर ही जाएँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।